जकार्ता का बाहरी इलाका ऐसा था जैसे कोई पुरानी तस्वीर। पतली तली सड़कें थीं, जिनके आसपास पुराने घर और कुछ अधूरे बने नए मकान दिखते थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर से मसालों की महक आ रही थी, जो सड़क किनारे खाने की दुकानों से उठ रही थी। हरे भरे पाम के पेड़ और धान के खेत क्षितिज तक फैले थे। बीच बीच में मोटरसाइकिलों की आवाज शांति को तोड़ देती थी। रेबेका काले सूट और स्कर्ट में सजीदजी कार से उतरी। उसके साथ मास्टर थे, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर दिख रहे थे। सामने एक छोटा सा चीनी रेस्तरां था। उसका लाल और सुनहरा साइन बोर्ड हल्की हवा में हिल रहा था। इमारत साधारण थी, दीवारों का रंग उड़ा हुआ था। मास्टर ने रेस्तरां की ओर देखा, हाथ जेब में डाले हुए। क्या यही जगह है? उन्होंने शांत लेकिन दमदार आवाज में पूछा। हाँ मास्टर, रेबेका ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। हम समय पर हैं। मास्टर ने हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा, उन्हें थोड़ा इंतजार करने दो। रेबेका ने हल्का सा सिर हिलाया, उनकी चाल समझते हुए। वे 20 मिनट तक बाहर रुके, फिर अंदर गए। रेस्तरां के अंदर सादगी थी, लेकिन साफ सफाई थी। लकड़ी के टेबल और कुर्सियां व्यवस्थित थीं। हवा में सोया सॉस और अदरक की हल्की महक थी। रेबेका काउंटर पर गई। मुझे एक चीज केक चाहिए, उसने विनम्र मुस्कान के साथ कहा। दुकानदार, एक पतला दुबला आदमी जिसका चेहरा समय के साथ थका हुआ लगता था। यहाँ चीज केक नहीं बनता। रेबेका की मुस्कान नहीं हटी, लेकिन उसके दिमाग में सवाल उठा। इतना देर कर दी कि अब ये खेल खेल रहे हैं? उसने सोचा। फिर बोली, पैसों के लिए चीज केक काटने वालों को इतनी नैतिकता शोभा नहीं देती। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। मास्टर ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन चुप रहे। दुकानदार थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, मैं देखता हूँ। अगर कुछ कर सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं, रेबेका ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। दुकानदार पीछे गया और कुछ देर बाद लौटा। चीज केक नहीं है, उसने सपाट लहजे में कहा, लेकिन आप मेरे मैनेजर से बात कर सकते हो। उसने इशारा किया कि वे उसके पीछे आए। रेबेका और मास्टर रेस्तरां के पीछे गए, जहां एक खुला सा स्थान था। वहां एक शांत झील थी, जिसका पानी सूरज की किरणों को चमका रहा था। हल्की लहरें थीं, जो कभी कभार पक्षियों से हिलती थीं। किनारे पर एक बड़ा पेड़ था, जिसकी शाखाएं छाया दे रही थीं। वहां एक साधारण लकड़ी की बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह आराम से बैठा था, लेकिन उसका रवैया ऐसा था जैसे वह सिर्फ उस जगह का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मालिक हो। मास्टर और रेबेका उसके पास गए। हवा में तनाव बढ़ने लगा था। बूढ़े ने बिना देखे कहा, तुमने पहले मेरा समय बर्बाद किया, फिर तमाशा करना चाहा। बताओ मुझे तुम दोनों को जिंदा क्यों छोड़ना चाहिए? रेबेका ने पीठ सीधी की और आत्मविश्वास से बोली, मुझे लगता है आपको अपने बारे में गलत फहमी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें आप पे जच नहीं रही। बूढ़े ने उसे घूरा, उसके चेहरे पर नाराजगी दिखी। हम उन लोगों के साथ काम नहीं करते जो हमारा अपमान करते हैं। मास्टर ने हल्का सा हंसा। बूढ़े की नजर मास्टर पर गई। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? रेबेका ने मौका पकड़ा। आप इतने सम्मान की बात करते हो, उसने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन मत भूलिए, आप बस एक किराए का कातिल हो। बूढ़ा कुछ कहने को हुआ, लेकिन रेबेका ने उसे मौका नहीं दिया। बस उसने तेज आवाज में कहा, काम ये है, एक औरत नाम ग्रेस मार्टिन। वह बीजिंग जा रही है और उसकी फ्लाइट 2 घंटे में उतरेगी। मेरा समय मत बर्बाद करो। बूढ़े ने आंखें सिकोड़ी और पीछे झुका। अगर मैं मना कर दूं? रेबेका की मुस्कान ठंडी थी। हम काम किसी भी तरह करवा लेंगे, लेकिन हमें नाराज करने की गलती करना आप पर भारी पड़ सकता है। सोच समझकर फैसला कीजिए। हवा भारी हो गई। अनकही धमकी हवा में तैर रही थी। लंबे सन्नाटे के बाद बूढ़े ने आह भरी। उसकी तस्वीर दिखाओ, उसने अनमने ढंग से कहा। रेबेका ने उसे एक छोटी तस्वीर दी। उसने उसे देखा और फिर सिर हिलाया। मैं अपने आदमियों को बोलता हूँ। जिंदा, रेबेका ने सख्ती से कहा। जो बीच में आए, उसे मार देना। बूढ़े का चेहरा सख्त हुआ, लेकिन उसने एक बार सिर हिलाया। बिना और बात किए रेबेका और मास्टर कार की ओर लौट गए। तुमने अच्छा किया, मास्टर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मुझे तुम पर गर्व है। रेबेका ने हल्का सा मुस्कुराया। धन्यवाद मास्टर, आपकी मौजूदगी मुझे हिम्मत देती है।
मास्टर ने हल्की मुस्कान दी और कार स्टार्ट की। कार रेस्तरां से दूर चली गई। कुछ समय बाद रेस्तरां के पीछे छाया से एक आदमी बाहर आया। उसका रवैया शांत लेकिन दमदार था। वह पतला और ताकतवर था, छोटे बिखरे काले बाल और तेज चेहरा, जो अनुशासन और सख्ती का मिश्रण था। उसकी तेज आंखें पेड़ के नीचे बैठे बूढ़े को देख रही थीं। उसका हर कदम सोचा समझा था, जैसे कोई शिकारी जो कभी भी हमला कर सकता हो। उसने साधारण काली शर्ट और गहरे रंग की कार्गो पैंट पहनी थी, जो दिखाती थी कि वह स्टाइल से ज्यादा व्यावहारिकता को महत्व देता था। बूढ़ा, जिसे सभी अंकल कहते हैं, झील के किनारे खड़ा था, पानी की लहरों को देख रहा था। उसने हल्का सा मुड़कर उस आदमी का स्वागत किया। मैंने उनसे कहा कि हम काम करेंगे ताकि कुछ समय मिल जाए, अंकल ने धीमी भारी आवाज में कहा। लेकिन तुम्हें फैसला करना है, जमील। जब उन्होंने हमसे संपर्क किया तब मैंने उनके बारे में थोड़ी खोजबीन की। औरत के बारे में कुछ नहीं मिला, लेकिन वह आदमी, वह अमेरिका की एक बड़ी दवा कंपनी का बोर्ड मेंबर है। जमील ने सोच में डूबकर सिर हिलाया। उसका चेहरा भावहीन था। वह पेड़ के नीचे बेंच पर गया और बैठ गया, कोहनियों को घुटनों पर टिकाकर झील की ओर देखने लगा। और पैसे, उसने पूछा। अंकल पास आए, आवाज और धीमी कर। जितना हम एक साल में नहीं कमा सकते। जमील की भौहें सिकुड़ी। टारगेट के बारे में क्या? अंकल ने आह भरी नजर झील पर टिकी थी। हमें अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं मिली। पहली नजर में वह एक साधारण औरत लगती है। जमील बेंच पर पीछे झुका, हाथ बांधे। उसकी आवाज में शक था। इतने पैसे एक मामूली औरत के लिए? इसका कोई मतलब नहीं। मुझे ये मिशन कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हमें मना कर देना चाहिए? मैं नहीं चाहता कि हम बेवजह नजरों में आए। अंकल, हमने बहुत कुछ खोया है और जो बनाया है उसे बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। अंकल ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में भावनाएं थीं। जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया, मुझे तुम्हारे सपने पर यकीन था कि एक दिन तुम हमारे कबीले का सम्मान वापस लाओगे। जमील चुप रहा, उसका जबड़ा सख्त हो गया। अंकल ने दृढ़ता से कहा, फिर और लोग हमारे साथ जुड़े। उनके पास कुछ नहीं था, न घर न खाना। लेकिन तुमने उन्हें जगह दी। तुमने उन्हें मकसद दिया। जमील ने सिर हिलाया। वह मेरा कर्तव्य था, अंकल। उन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने वही किया जो जरूरी था। और तुमने उससे कहीं ज्यादा किया, अंकल ने जोर देकर कहा। तुमने अपने खाली हाथों से यह गांव बसाया। लेकिन अब, जमील, हमें आगे बढ़ने के लिए संसाधन चाहिए। जो तुमने शुरू किया है उसे मजबूत करने के लिए। मुझे पता है तुम उन पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हमें उनके पैसे चाहिए। हम सभी के लिए। अगर हम कामयाब हुए तो और लोग आएंगे। वे हमें उम्मीद का प्रतीक मानेंगे। हमारे पास ताकत होगी जब समय आएगा लड़ने का। जमील की आवाज में हल्का दर्द था। मैंने अपने परिवार से, अपने कबीले से उनके वजह से रिश्ता तोड़ लिया। मेरा कबीला आज भी पुराने जमाने में जीता है, अंकल। वे कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों के पापों की सजा भुगतनी चाहिए। वे हमें बताते हैं कि क्या करना है, क्या खाना है, कैसे जीना है। मैं थक गया था। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अंकल ने जमील के कंधे पर हाथ रखा, उसकी पकड़ मजबूत थी। और तुमने तब से बहुत कुछ हासिल किया। तुमने हमें भविष्य दिया, जमील। लेकिन अब हमें तेजी से काम करना होगा, इससे पहले कि वे हमें फिर से ढूंढ लें। हमें इतना मजबूत होना होगा कि हम उनका सामना कर सकें। जमील चुप रहा, उसकी आंखें झील की गहराई में जवाब ढूंढ रही थीं। आखिरकार उसने सिर हिलाया। आप ठीक कह रहे हो। हमारे चीन के आदमियों को कहो कि उन पर नजर रखें। मैं कुछ लोगों को लेकर खुद नेतृत्व करूंगा। अंकल ने संक्षिप्त सिर हिलाया और जमील को जाते देखा, जिसके कदम मकसद से भरे थे, लेकिन फैसले का बोझ लिए हुए। जब जमील नजरों से ओझल हो गया, अंकल ने फोन निकाला और कॉल करने लगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें जल्दी का भाव था, जैसे उसे पता था कि समय कम है। टीम को तैयार करो। यह जितना हमने सोचा था उससे बड़ा है। और चीन में हमारे संपर्क को कहो, उनका पीछा मत छोड़ना, चाहे कुछ हो जाए। जैसे ही सूरज सुबह आसमान में चढ़ा और झील पर चमकती किरणें पड़ी, अंकल का दिमाग योजनाओं और संभावनाओं में खो गया। उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी और कबीले के लिए वे हार नहीं सकते थे। यहाँ बीजिंग हवाई अड्डे की भीड़भाड़ और हलचल चारों ओर थी।
अश्वत्थामा, मार्कंडेय और ग्रेस चमकदार टाइल्स पर कदम रखते ही सूरज की रोशनी बड़े शीशे की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, जिससे टर्मिनल में रोशनी के धब्बे बन रहे थे। मार्कंडेय ने अपना फोन चेक किया और उनकी यात्रा की सूची देखी। हमारा अगला पड़ाव सिचुआन प्रांत है। हमें एक और फ्लाइट लेनी होगी, फिर वहां से गाड़ी से जाना होगा। सफर लंबा होगा, कम से कम 9 घंटे का। ग्रेस ने जोर से आह भरी, अपने माथे को रगड़ते हुए। 9 घंटे? मैं तो पहले से ही थक गई हूं, उसने कहा। मुझे एक फोन करना है। मैं यहाँ कोई पब्लिक टेलीफोन बूथ ढूंढती हूँ। अश्वत्थामा ने एक कैप्सूल की बोतल खोलते हुए पूछा, किसे फोन कर रही हो? ग्रेस ने उसे तेज नजर से देखा। मेरी माँ अस्पताल में है, याद है? तुम्हारी तरह नहीं, मेरे पास कोई है जिसकी मुझे फिक्र है। अश्वत्थामा का चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखें मार्कंडेय की ओर गईं। मार्कंडेय ने बस कंधे उचकाए, जैसे कह रहा हो, मुझसे क्या पूछते हो? जल्द ही ग्रेस को एक टेलीफोन बूथ मिल गया। उसने फोन कान से लगाया और उस एकमात्र इंसान को कॉल किया जिस पर उसे भरोसा था। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक तनाव था जो उसके शांत चेहरे को धोखा दे रहा था। हाँ, राकेश अंकल। क्या वो स्थिर हैं? धन्यवाद अंकल। कृपया उनकी देखभाल करते रहें। मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचूंगी। उसने कॉल खत्म किया और एक लंबी सांस छोड़ी, उसके कंधे हल्के से झुक गए। मार्कंडे ने हाथ बांधे, उसे गौर से देखते हुए। अगली फ्लाइट 1 घंटे बाद है। तब तक कुछ खा लेते हैं। खाने की बात सुनकर ग्रेस का चेहरा थोड़ा चमका। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो। वह आगे बढ़ी, मार्कंडेय उसके पीछे पीछे, फोन में व्यस्त, अपनी यात्रा की सूची दोबारा चेक करते हुए। अश्वत्थामा पीछे पीछे चला, उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा अविश्वास झलक रहा था। उन्हें नहीं पता था कि टर्मिनल के एक कोने में एक आदमी उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसकी निगाहें उन पर टिकी थीं, और उसने चुपके से अपने फोन से उनकी कुछ तस्वीरें लीं। थोड़ी देर बाद उसके उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चलीं, और उसने एक मैसेज भेज दिया। तीनों भीड़ में गायब हो गए, इस बात से अनजान की एक चुपके से देखने वाला और एक अनदेखी योजना पहले से ही शुरू हो चुकी थी। कुछ देर बाद जकार्ता में रेबेका एक आधुनिक ऑफिस में इधर-उधर टहल रही थी। उसकी हील्स पॉलिश किए हुए मार्बल फ्लोर पर खटखट की आवाज कर रही थीं। बड़े शीशे की खिड़कियों से आ रही सूरज की रोशनी कमरे को सुनहरा बना रही थी, लेकिन रेबेका का दिमाग शांत नहीं था। वह मास्टर की ओर मुड़ी, जो खिड़की के पास खड़े थे, हाथ पीछे बंधे हुए, जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देख रहा हो। मुझे लगता है हमें इसमें शामिल होना चाहिए, रेबेका ने दृढ़ लेकिन जल्दबाजी भरी आवाज में कहा। हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते कि वे काम पूरा करेंगे। मास्टर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। शीशे में उनकी परछाई स्थिर और भावहीन थी, जैसे पत्थर की मूर्ति। रेबेका को अपनी झुंझलाहट बढ़ती महसूस हुई। मैं जानती हूं कि ये हमारा फैसला नहीं था, उसने अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए कहा, लेकिन अगर ये गलत हुआ, तो नतीजे हमें भुगतने पड़ेंगे। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम कामयाब हो। आखिरकार मास्टर ने उसकी ओर देखा। उनकी शांत निगाहें इतनी तीखी थीं कि कोई भी डर सकता था। लेकिन रेबेका डटी रही। मैं तुमसे असहमत नहीं हूं, उन्होंने धीरे धीरे कहा, उनकी आवाज रेशम की तरह चिकनी लेकिन इस्पात की तरह सख्त थी। लेकिन ये चीफ का फैसला था, हमारा नहीं। रेबेका ने मुट्ठियां भींच लीं। और अगर वे हमसे मुंह मोड़ लें या पूरी तरह नाकाम हो जाएं, आप भी जानते हैं कि हम सिर्फ उनकी ताकत पर भरोसा नहीं कर सकते। मास्टर ने सिर झुकाया, उसे लगभग पिता जैसी धैर्य के साथ देखते हुए। तुम क्या सुझाव देना चाहती हो? उन्होंने हाथ बांधते हुए पूछा। क्योंकि मैं हमें खतरे में नहीं डालना चाहता। चेन्नई में जो हुआ, उसे दबाने में बहुत संसाधन लगे हैं। हम वैसी गलती फिर नहीं कर सकते। रेबेका ने हिचकिचाते हुए सावधानी से शब्द चुने। हम एक टीम बनाए, उसने आखिरकार कहा। हमारे 5 सबसे अच्छे सैनिक, ऊंचे दर्जे के। हम उन्हें उन हत्यारों के साथ भेजेंगे। अगर भाड़े के लोग नाकाम हुए, तो भी हमें वह मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। मास्टर की भौहें हल्की सी उठीं, जैसे वे हैरान कम मजाक में ज्यादा थे। 5 ऊंचे दर्जे के सैनिक, उनकी आवाज में हल्का सा अविश्वास था। क्या तुम किसी देश के राष्ट्रपति की हत्या करने की सोच रही हो, रेबेका? तुम्हें पता है न कि वे सैनिक कितनी शापित ऊर्जा छोड़ते हैं? ऐसे काम के लिए उनका इस्तेमाल।
वे रुके, उनकी आवाज और सख्त हो गई। ये ऐसा है जैसे तलवार से पैर के नाखून काटना। बेकार, अनावश्यक। रेबेका थोड़ा झिझकी, लेकिन पीछे नहीं हटी। कमरे में सन्नाटा छा गया, तनाव भारी था। सिर्फ एयर कंडीशन की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। ठीक है, मास्टर ने आखिरकार सन्नाटा तोड़ा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। वे सीधे खड़े हुए, उनकी आंखों की चमक थोड़ी नरम हुई। तुम्हें 3 निचले दर्जे के सैनिक मिलेंगे। मैं बस इतना ही दे सकता हूं। और ये भी एक जोखिम है। रेबेका के होंठ खुले, लेकिन पहले कोई शब्द नहीं निकला। फिर उसने सिर हिलाया। धन्यवाद, मास्टर। मास्टर ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उनकी नजरें दूर थीं, जैसे वे शतरंज के खेल में अगली चाल सोच रहे हों। तुम एक दिन शानदार नेता बनोगी, रेबेका, उन्होंने कहा। ये आपकी वजह से है, मास्टर, रेबेका ने सच्चे मन से जवाब दिया। उसकी आवाज स्थिर थी, भले ही वह भारी बोझ ढो रही थी। मास्टर फिर खिड़की की ओर मुड़ गए, उनकी परछाई शहर की चमकती रोशनी में बन रही थी। शीशे में उनकी छवि इंसान से ज्यादा एक साये जैसी लग रही थी। बाहर की दुनिया चमक रही थी, लेकिन उनका दिमाग उन छिपी लड़ाइयों में डूबा था जो सायों में चल रही थीं। रेबेका एक पल के लिए रुकी, उन्हें देखती रही, फिर कमरे से बाहर चली गई। जब मास्टर शहर को देख रहे थे, उनके विचार भंवर में थे। हर फैसला समुद्र में एक लहर था, और हर लहर एक तूफान का इंतजार कर रही थी। और ये तूफान, ये इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला था। रात के अंधेरे को चीरते हुए एक गाड़ी यिंगहुआ गांव के करीब जा रही थी। गांव शांत था, सिचुआन के विशाल पहाड़ों की गोद में बसा हुआ। पत्थरों से बनी सड़कें चांदनी में हल्का हल्का चमक रही थीं। कुछ लालटेनें हल्की हवा में झूल रही थीं, उनकी सुनहरी रोशनी ठंडी हवा में टिमटिमा रही थी। गांव वालों की हल्की हलचल और दूर पत्तियों की सरसराहट ही हवा में एकमात्र आवाज थी। अश्वत्थामा, मार्कंडेय और ग्रेस एक प्राचीन चीनी शैली के घर के सामने रुके। उसका घुमावदार टाइलों वाला छत चौड़ा था, जैसे कोई सुरक्षा देने वाला हाथ जो पुरानी लकड़ी की दीवारों पर छाया डाल रहा था। लाल कागज की लालटेनें प्रवेश द्वार पर थीं, उनकी गर्म रोशनी ड्रैगन और फूलों की नक्काशी को उजागर कर रही थी। हवा में एक बांसुरी की उदास धुन गूंज रही थी, जो जगह को रहस्यमयी बना रही थी।